हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल एके सर। आज मिलिटरिज्म इन जापान देखेंगे। ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, SYBA मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए होगा। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी लोग जैसे MA इन हिस्ट्री करते हैं या तो और भी कोई टॉपिक्स जैसे उनके SSC HSC में होगा, वहाँ के लिए भी इट विल बी वेरी मच यूज़फुल। और ऑल ओवर द ग्लोब आप इसको यूज़ कर सकते हैं इस टॉपिक को। चलिए पहले जानेंगे कि सोसाइटी कैसी थी जापान की, क्योंकि अब इंडिया की हिस्ट्री नहीं बल्कि थोड़ी बाहर से पढ़ रहे हैं हम लोग, तो सबसे पहले उसकी सोसाइटी को जानते हैं। स्टार्ट करते हैं पीजेंट्स, मतलब यहाँ पर काफ़ी जापानीज़ वगैरह जो थे जिनको पावर नहीं होती थी, किसान, लेबरर्स, वर्कर्स, पीजेंट्स, आर्टिसन, सबसे लोअर लेवल में वो लोग होते थे। उसके बाद में आ जाता है दाइम्यो एंड दी समुराय। तो समुराय आपने देखा ही होगा ऐसे कुछ करके, कभी ना कभी आपने लाइफ में देखा ही होगा ऐसे टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। अब दाइमो जो होते थे ना, ये काफ़ी वेल्दी वगैरह हुआ करते थे, और ये सामुराइज वगैरह जो पेड सोल्जर्स होते थे, सामुराइज को पेड सोल्जर कहा जाता है, इनको ये लोग एम्प्लॉय किया करते थे। सामुराई जो वॉरियर्स हैं, ये शोगन और दाइमो को, मतलब आप ये समझ लीजिए पीजेंट्स है, पीजेंट्स के ऊपर जो है ना सामुराई, सामुराई के ऊपर दाइमो, दाइमो के ऊपर फिर शोगन आएगा। ठीक है, मतलब ये दाइमो के ऊपर फिर ये शोगन आता है। अब यहाँ पे इतना डिटेल नहीं दिया है, तो सबसे पहले पीजेंट्स, उसके बाद में सामुराई, सामुराई के ऊपर दाइमो, दाइमो के ऊपर शोगन। शोगन एक ऐसी पर्सनालिटी है कि जो यहाँ पर एक्चुअल में जो पावर है ना, ये कंट्रोल करता है। ये एक मिलिट्री लीडर होता है जो एम्परर के नाम पे रूल करता है। इसका मतलब एम्परर, बल्कि जापान में बहुत सालों से ये प्रथा चलती आ रही कि शोगन के हाथ में पावर होती है और एम्परर यहाँ पर सिर्फ नाम के लिए होता है, जो एक नॉर्मल एक फिगर हेड है, जो एक रबर स्टैम्प की तरीके से यूज़ किया जाता है सिर्फ गद्दी पर बैठने के लिए। सारे फैसले शोगन के होते हैं, मतलब समुराई छोटा है शोगन से। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ये जो बैठे हुए हैं भाई साहब, ये इनका नाम है योरितिमो, योरिटोमो। तो ये योरिटोमो जो है, ये सबसे पहला शोगन रहा है ये। ठीक है, ये सबसे पहला शोगन रहा है, और इसी के क्लान से, मतलब इसी की जो कबीला है, उसी से ही सबसे पहले जो है वर्ड शोगन का उनको ही लाइक दिया गया था बाय द जापानीज एम्परर। अब यहाँ पर मिलिटरिज्म इन जापान देखेंगे। कुछ यहाँ पर जो टॉपिक्स है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, शोगन, सामुराई वगैरह। अब उसके पहले, स्टार्ट करने के पहले मैप देख लेंगे। देखिए, रशियन एम्पायर यहाँ पर है, यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ चाइना। आज का जो कोरिया है, कोरिया के अंदर भी जो ये गोल्डन कलर, जो येलो कलर का आपको दिख रहा है, ब्राउन कलर का, ऑलरेडी इट वाज ऑक्यूपाइड बाय जापान। ये 1914 का ये मैप है, मतलब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद का। ओके। और आप चाइना को देखोगे यहाँ पर, तो चाइना के अंदर जापान की कस्टडी है। जर्मनी का भी यहाँ पर कुछ एरिया है। उसके बाद में UK ने भी यहाँ पे हांगकांग लेके रखा है। इस तरफ आप देखोगे हांगकांग टू UK। तो चाइना है ना, मतलब एक्चुअल में ऐसा था कि जो यूरोपियन पावर्स वगैरह थी और कुछ एशियन पावर्स ने चाइना को काट के और बांट के रखा था। उसके जो मेजॉरिटी हिस्से, वो काफ़ी टेरिटरीज, काफ़ी कंट्रीज़ वगैरह के अंडर में लगा करते थे। जैसे वंस अपॉन अ टाइम इंडिया की तरह वैसे उसकी हालत हो गई थी। उस टर्म को कहा जाता है कटिंग ऑफ चाइनीज़ मेलन, मतलब तरबूज कैसे तरबूज कटेगा सब में बटेगा, लाइक समथिंग वैसे ही कुछ था। अब कोरिया पे भी ये लोगों ने यहाँ पर अपना कब्ज़ा किया है, और ये जापान बस ज़्यादा बड़ा नहीं बल्कि इतना छोटा सा ही है, लेकिन इसने काफ़ी चीज़ों को कंट्रोल किया वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर। इसका मतलब रशिया से भी इसका कुछ प्रॉब्लम है, बाउंड्रीज़ वगैरह लगती है, चाइना से भी भिड़ंत होने वाली है। उसके बाद में फिलीपींस वगैरह देख लीजिए, फिलीपींस सी यहाँ तक कि इसका रूल चल रहा था। ये भी आइलैंड इसके जापान में है, अपना जापान के अंडर में है। पैसिफिक ओशन अगर पूरा क्रॉस करोगे, मैप बेसिकली छोटा मैंने लिया है यहाँ पर, अगर आप ऐसे इसको क्रॉस करके आगे तक जाओगे तो ऐसे वहाँ पर US लगेगा। और वर्ल्ड जब भी आप ग्लोब मैप पे देखोगे, ग्लोब पे, तो वहाँ पर US जो है पैसिफिक के दूसरे तरफ पर, पैसिफिक, अगर ये पूरा पैसिफिक ओशन हो जाता है तो इस तरफ जापान है और इस तरफ USA है। इनके बीच में मतलब एक सबसे बड़ा समुंदर है दुनिया का, हाँ, महासागर। चलो आगे देखते हैं। जापानीज़ आर्मी जो है यहाँ पर जर्मनी की तरह और उसकी जो ब्रिटिश की जो नेवी की तरह, उनकी यहाँ पर एक पावरफुल नेवी थी। और सीनो जापानीज़ वॉर, मतलब चाइना के साथ में जब इनका वॉर हुआ तो उन्होंने सबसे पहले अपनी यहाँ पर बहादुरी बता चुके थे। ये मॉडर्न टाइम्स की बात कर रहा हूँ मैं। और जब रशिया के साथ में, तो ये तो वॉर बहुत ही ज़्यादा फेमस है।
जो हमारे इंडियन नेशनलिस्ट ने भी इससे प्रेरणा ली है कि जब एक छोटा सा जापान रशिया को हरा सकता है तो हम भारतीय मिलकर के ब्रिटिशर्स को क्यों नहीं खदेड़ सकते। तो ये जो वॉर थी ये हमारे लिए एक मिसाल बन चुकी थी, रूसो जापानीज वॉर। अब जापान को ये अच्छा लग रहा था कि जर्मनी का हार जाना, ठीक है, और जर्मनी लाइक इंटर वॉर पीरियड में जब यहाँ पर लिबरल पार्टी गवर्नमेंट्स आती है तो उनको ये अच्छा लगा कि जर्मनी जैसे डिक्टेटर जो कंट्री है लाइक जिसके ऊपर कैसर विलियम सेकंड का राज था वो हार जाती है, बहुत अच्छा होता है। इसका मतलब लिबरलिज्म का दौर अभी भी जिंदा है। लेकिन एक मिनट पहले देखेंगे कि मिलिटरिज्म तो पहले से था जापान में, और ये लिबरलिज्म कहाँ से आया, वो पूरा कंसेप्ट मैं पहले क्लियर करता हूँ। तो इंटर वॉर पीरियड की अगर बात होती है तो वी आर टॉकिंग अबाउट द पीरियड बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर। तो 1919 से लेकर के 1939, मतलब 1919 में ख़त्म होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 1939 में स्टार्ट होता है। ये 20 साल के जो पीरियड है इसको हम लोग कहते हैं इंटर वॉर पीरियड। ओके, अब यहाँ पर इंटर वॉर पीरियड इसका काफ़ी सुनहरा दौर रहा है मिलिटरिज्म को लेकर के। सीनो जापानीज वॉर 1937 में इन्होंने हराया उनको, पर्ल हार्बर के ऊपर भी अटैक कर दिया, यूएस को सीधा सीधा चैलेंज, ठीक है। और मिलिटरिज्म कल्ट इतना पावरफुल हो चुका था कि शांति नहीं बैठ रहा था। एंड आफ्टर ऑल वर्ल्ड वॉर सेकेंड का जो एंड है वो हिरोशिमा नागासाकी के तबाही से ही ख़त्म होता है, वो दूसरे हम लोग वीडियो में देखेंगे। कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ द मिलिटरिज्म इन जापान, मिलिट्री ट्रेडिशन। देखो ये अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं 20वीं सदी का होने वाला है, लेकिन हम 1300 साल 1200 साल और पीछे जाएंगे। हियायन जो पीरियड था ये एक डायनेस्टी की नाम है, अपना नेम है हायन डायनेस्टी। तो उसके दौर में 1794 से लेकर के 1185 तक के, मतलब 8 9 10 11 400 साल तक के जो एम्परर था वो यहाँ पर फाउंटेन हेड ऑफ द ऑनर एंड द अथॉरिटी, मतलब इस टाइम पर एम्परर जो था वो मेन अथॉरिटी था, उसके ही बोलने से सब कुछ होता था। लेकिन धीरे धीरे आगे जो है यहाँ पर कामाकुरा पीरियड के अंदर सिचुएशन कुछ डिफरेंट चेंज होने लगी। एम्परर ने जो पावर है वो शोगन नाम का जो टाइटल है वो योरिटिमो नाम का जो क्लान है योरिटिमो, उस जैसे मैंने अभी जिसका फोटो दिखाया था उसको दे दिया था। और उसके बाद में वो जो टाइटल है फिर वो शोगन्स वगैरह को मिलने लग गया। मतलब ये जिस बंदे की हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले इसको शोगन का टाइटल मिला, और जभी से फिर शोगन्स इतने पावरफुल हो जाते हैं कि वो लोगों ने एम्परर को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। ये यहाँ पर सुप्रीम उसके कमांडर्स होते थे एम्परर के आर्मीज के। अब 16 सेंचुरी वगैरह तक के यहाँ पर जो मिलिट्री क्लास वगैरह है इनका काफ़ी अच्छा खासा दबदबा था वहाँ पर मार्केट के अंदर। मार्केट मतलब उनकी इकोनॉमी में, उनके कंट्री में मिलिट्री लीडर्स यहाँ पर उनका जो टाइम फ्रेम है 1868 तक के मजबूत इनका जो पावर है वो होल्ड रखते हैं। मतलब मेजी नाम का जो रिस्टोरेशन होता है वो बेसिकली ऐसा होता है कि उसके बाद में मिलिट्री ऑफिशियल्स की पावर धीरे धीरे कम होने लगती है, और जो यंग मैन वगैरह थे तो उनको यहाँ पर रिक्रूट किया गया था आर्मी और नेवी की वजह से। अपना नेवी के अंदर में कॉन्स्क्रिप्शन मतलब ये है कि मिलिट्री सर्विस आपको ज़रूर प्रोवाइड करनी है। जो यंग बॉयज़ वगैरह जापानीज सेक्शन के अंदर जो यंग मैन होते हैं, इसका मतलब होता है कॉन्स्क्रिप्शन, कंपलसरी मिलिट्री सर्विस टू बी प्रोवाइडेड टू योर नेशन। जनरल का मतलब होता है यहाँ पर एल्डर स्टेट्समैन जो हमेशा मिलिट्री पावर का कंट्रोल जापान पे होना चाहिए उसके लिए सहमत था। ओके, अब उनका दूसरा एजेंडा ये भी था कि हमारी जो ज़मीन है वो एक्सपांड होनी चाहिए। जापान का रोल कोरिया में भी और उसके बाद में चाइना में भी, मतलब इनको डिफीट करने के बाद में हमारा जो एरिया है वो एक्सपांड होना चाहिए। संविधान आता है 1889 में और यहाँ पर इनका डोमिनेंट रोल हो जाता है आर्मी और नेवी का, और यहाँ पर कैबिनेट्स वगैरह बन जाते हैं। मतलब ये है कि एम्परर जो एक तगड़ा टाइप ऑफ एम्परर था अब वो ख़त्म होने लगा, और यहाँ पर एक संवैधानिक तरीके से जापान को अब रूल करने लग गए, लाइक फ्रॉम दी मीजी रेस्टोरेशन। अब जो है वो एम्परर सिर्फ एक नॉर्मल फिगर हेड हो गया, और यहाँ पर जितने भी जो बंदे हैं वो कैबिनेट पॉलिटिकल एसोसिएशंस वगैरह बना रहे। मिनिस्टर्स वगैरह वही होते थे जो यहाँ पर मिलिट्री वगैरह से लाइक उन्होंने ही पूरा के पूरा पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर कंट्रोल किया, और वो सिर्फ एम्परर को ही यहाँ पर जवाबदेह होने वाले हैं और किसी को नहीं। मतलब मिलिट्री अभी यहाँ पर मजबूत चल रही है।
क्या ऐसे होता है कि जो मिलिट्री का जो पावर है वो अचानक से डाउनफॉल हो जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जापान जो है वो लिबरल डायरेक्शन में जाने लगा, मतलब मिलिट्री का जो पावर है वो कम होता हुआ दिखाई देने लगा काफ़ी जगह पर, डोमेस्टिक अफेयर्स में भी और इंटरनेशनल रिलेशंस। अब जापान के अंदर जो पुरानी तरीके से जो मिलिटरिज्म चल रहा था, धीरे धीरे वो साइडलाइन हो करके यहाँ पर लिबरल गवर्नमेंट्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है जब मिलिटरिस्टिक जर्मनी की हार होती है और जो ऑटोक्रेटिक रशिया था उसका कोलैप्स हो गया। ऑटोक्रेटिक रशिया मतलब ज़ार की हुकूमत थी वहाँ पर। रशियन रेवोल्यूशन में हम लोगों ने देखा है ज़ार की हुकूमत थी। 1917 में बोल्शेविक रेवोल्यूशन आता है, ज़ार की सत्ता डगमगा जाती है, ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे लोगों ने कंट्रोल कर लिया उसकी इकोनॉमी पे। जापान जो है यहाँ पर लिबरल पार्टी की तरफ मूव ऑन होता है स्लोली स्लोली। उनके जो मिलिट्री लीडर्स होते हैं उनकी जो प्रेस्टीज है, उनकी जो रिस्पेक्ट है वो मार्केट में ख़त्म होती दिखाई देने लगती है। इन्फ्लुएंस ऑफ दी जनरो, लाइक यहाँ पर जनरो मतलब जो बूढ़े लोग होते हैं, तो उनका इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पे कमज़ोर होने लग गया। काफ़ी लोग जो है डेथ हो चुकी उनकी, और जो एक्सपीरियंस बंदे थे वो यहाँ पर पॉलिटिक्स से साइडलाइन किया कर दिए जाते हैं। सितंबर 1980 में हारा तकाशी नाम का जो बंदा है, जो एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है जिसका नाम है सीयू काई पार्टी, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है जापान। मतलब अब यहाँ पर एम्परर का रूल जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पर पार्टी गवर्नमेंट चालू हो चुकी है। जैसे हमारे यहाँ पे आज की तारीख में कोई राजा महाराजा नहीं है, डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकल पार्टीज फाइट करती हैं, इलेक्शन जीतती हैं और सत्ता हासिल करती है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान हारा तकाशी बन जाता है। और यहाँ पर ये सबसे पहला कॉमनर होता है टू बिकम द प्रीमियर एंड द फर्स्ट प्रीमियर टू होल्ड अ सीट इन द लोअर हाउस। मतलब नॉर्मल समाज से उठ के आने वाला ये सबसे पहला बंदा होता है। और ना ही ये चोशु और सत्सुमा क्लान्स, मतलब ये क्लान्स ऐसे हैं, ये कबीले ऐसे हैं कि जहाँ के लोग पावर पहले होल्ड किया करते थे। तो ये हारा तकाशी ऐसे जगह से बिलोंग करता है, ना ही इन कबीलों से बिलोंग करता है, ना ही कोई हाई क्लास सोसाइटी वगैरह से बिलोंग करता है, और इसके बावजूद भी यहाँ पर ये प्रीमियर बन जाता है। तो ये बड़ी बात थी। आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए पावर ग्रैब हो रहा था, मिलिट्री को साइडलाइन किया जा रहा था। उसने ये भी बताया कि हम यहाँ पर यूनिवर्सल मैनहुड सफरेज, सभी को वोटिंग वगैरह मिलेगा, लेकिन इनकी कोई ऐसे डेफिनेट आइडियोलॉजी नहीं थी। उसकी जो गवर्नमेंट है एक नए जापान को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही थी कि हम जापान को एक नया आने वाला कल देंगे जिसके अंदर बोर्जुआइसी एलिमेंट्स, मतलब जो मिडिल क्लास वगैरह वाले थे और जो कुछ ऐसी सोसाइटी थी जैसे कैपिटलिस्ट वगैरह हो गई, उन्होंने पूरा कंट्रोल किया कॉमर्स, इंडस्ट्री और फाइनेंस को। और उसके बाद में जब उसकी हत्या कर दी जाती है 1921 में, तो यहाँ पर सामाजिक और उसके बाद में अर्थव्यवस्था काफ़ी जो है चरमरा जाती है। मतलब ये है कि एक तरीके से अनरेस्ट फैल गया कि अब आगे होने वाला क्या है। एक तो पहली बार यहाँ पर ऐसी पार्टी गवर्नमेंट आती है और ये पार्टी गवर्नमेंट भी सस्टेन नहीं कर पा रही है, तो अब जापान की जो हिस्ट्री है आगे वो कैसे, कौन से डायरेक्शन में जाने वाली है। 1922 से लेकर के 24 तक के 3 यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर्स आए। एक का नाम था एडमायरल काटो, एक का नाम था काउंट यामामोटो, एक का नाम था विस्काउंट कियोरा। नाम थोड़े से इनके ऐसे हैं, यामामोटो, ये मोटो, काटो, जोडो, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको बेयरअप करना पड़ेगा। इट वॉज आफ्टर 1924, 1924, मतलब ये सारे बंदे यहाँ से हटने के बाद में 1924 में पार्टी गवर्नमेंट जो है वो एकदम रियल तर्ज पे फाउंड होती है, और उसके बाद में लोगों को वोटिंग का हक अधिकार 1925 में मिलता है। जापानीज वर्किंग क्लास जो है वो यहाँ पर दूसरे मामले में फंसी पड़ी थी, मतलब उनको भी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करना था और उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जापान फाउंड कर लिया। मतलब अब वर्किंग क्लास, किसान वगैरह भी पॉलिटिकल पार्टीज फाउंड कर रहे हैं। चलो यहाँ पर लेकिन जो लिबरलिज्म बताया गया था कि भाई ऐसा होगा वैसा होगा, लोगों को राइट्स मिलेंगी, लेकिन वो सिर्फ ऑन पेपर था। काफ़ी जापानीज़ के अंदर रेस्ट्रिक्शंस थे लिबरलिज्म के नाम को लेकर के, बिकॉज उसके पीछे ये है कि लोगों को रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट कैसे लीड करना चाहिए, कैसे डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म, ये सब उनसे वो प्रॉपरली कड़े और मंजे नहीं थे। उनके यहाँ पे सदियों से एक ही कल्ट चलता आ रहा है जिसको हम लोग कहते हैं मिलिटरिज्म। ओके, और यहाँ से ये लोग आगे बढ़ना चाहते ही नहीं थे, उनको यही सोसाइटी पसंद आ रही थी। इसके लिए नया नया टाइप ऑफ द इन्वेंशन उनके यहाँ पे था, लोग काफ़ी एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे।
ना ही उनके पास ऐसी कोई पावरफुल पर्सनालिटी थी कि उनको कोई मजबूत तरीके से होल्ड करके रखे। फैक्शनलिज्म बहुत ज़्यादा हो चुका था, यहाँ से वहाँ पार्टी चेंज करना, करप्शन करना, दूसरे लोगों से पैसे निकालना, अपनी पॉलिटिकल फंडिंग करवाना। और यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टीज पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर किसी को फेथ भी नहीं था, और यहाँ पर उनका कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं था। पॉलिटिकल पार्टीज जापान के अंदर यहाँ पर काफ़ी चैलेंजेस थी, बिकॉज पहले सत्ता किसकी थी? मिलिटरिस्ट की। मिलिटरिस्ट मतलब मिलिट्री ने पूरा कंट्रोल किया था जापान को। तो ऑब्वियसली जब उनसे सत्ता छीनी जाएगी तो यहाँ पर वो फाइट बैक तो करेंगे ही। तो जैसे ही कुछ प्रॉब्लम होती वो लोग क्वेश्चन करते हैं, एंड वो लोगों को ऑब्वियसली दे वेर आंसरेबल टू द पीपल, अगर लिबरलिज्म डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं तो, ठीक है। और इसी के चलते यहाँ पर जैसे भी कोई प्रॉब्लम होती वो लिबरल पार्टीज़ वगैरह को क्वेश्चन करते, कौन? मिलिटरिस्ट और नेशनलिस्ट। और लिबरल पार्टी जब फेल होती हुई दिखाई देती तो लोगों को दिलों में फिर यही हो गया कि भाई ये जापान को संभाल नहीं पाएंगे, जापान को संभालने के लिए कोई ज़बरदस्त टाइप ऑफ द मिलिट्री कल्ट ही होना चाहिए जो जापान को आगे ले जाएगा। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ द ज़ैबात्सु, यस नया नाम है ना ये। तो ज़ैबात्सु आपको सबसे पहली बात तो मे भी समझ में नहीं आ रहा होगा, जो पहले अगर किसी ने सुना होगा तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग, लेकिन अभी जो नए उनको बताता हूँ मैं। ज़ैबात्सु एक ऐसा ग्रुप ऑफ द कॉन्ग्लोमेरेट है, मतलब ग्रुप ऑफ कंपनीज वगैरह आप समझ लो। कुछ कंपनीज या तो कुछ फाइनेंशियल पर्सन्स या तो बिजनेसमैन वगैरह ने पूरे जापान की इकोनॉमी को नियरली अराउंड होल्ड करके रखा है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मित्सुई, मित्सुबिशी, यासुदा, सुमिटामो, ये कुछ ऐसे फर्म्स है, कंपनीज हैं जो यहाँ पर जापान की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करते हैं। यस, जैसे आपने साउथ इंडियन मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह को बड़े बड़े बिजनेसमैन फंडिंग करते हैं। क्यों? ताकि उनके हिसाब से वो लोग लॉ वगैरह बना सकें। अब जापान का ज़ैबात्सु का यहाँ पर काफ़ी इन्फ्लुएंस था, ये मैं बता चुका हूँ। और दे ऑफन स्वेड कैबिनेट डिसीजंस, बिकॉज पैसे की वजह से डिसीजंस वगैरह उनके फेवर में होते थे। वो आसानी से पास करवाते थे अपने लॉ और दूसरे के लॉ, लाइक जैसे लोगों ने हड़ताल, हमारी मांगे पूरी करो, उनको हटाना और इनकी ही मांगे पूरी होती थी बैक द डोर, बिकॉज ये पैसा उनको देते थे, पॉलिटिकल फंडिंग होती थी। अब यहाँ पर कैसा हो गया कि जनरोज वगैरह, ठीक है, जनरो एल्डर स्टेट्समैन, इनका इन्फ्लुएंस डिक्लाइन होता है। और उसके बाद में पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट, ज़ैबात्सु, इनकी जो साठ गांठ है ना वो डेवलप हो जाती है। मतलब एडमिनिस्ट्रेटर्स जो ऑफिसर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, ज़ैबात्सु होते हैं, ये सब मिलजुल के करप्शन करते हैं जापान के अंदर अपने आप को इन्फ्लुएंशियल मेंटेन करने के लिए। अब देखो यहाँ पे कुछ कॉरपोरेट लोगोज वगैरह भी आपके लिए निकाल के रखे हैं मैंने। ये कॉरपोरेट लोगोज बेसिकली किसके हैं? मित्सुबिशी गाड़ी वगैरह, मित्सुई, सुमिटोमा, ये आपने देखा ही होगा। मित्सुबिशी का लोगो तो आज भी आपको पता ही होगा, काफ़ी ऑयल वगैरह, बाइक, कार्स वगैरह के अंदर आपने मित्सुबिशी देखा होगा। चलो, तो ये सब ज़ैबात्सु में आते हैं। ज़ैबात्सु मतलब पॉलिटिकल जो फर्म्स होते हैं जो यहाँ पर पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिक्स को कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ पर कैसा हो गया कि इनको ब्राइब्स वगैरह मिलती थी, इन्फ्लुएंस दी पॉलिसीज़, ये सब मैं बता चुका हूँ, ये रिपीटेड चीज़ें हैं। तो ज़ैबात्सु ने एक ऐसा सिस्टम यहाँ पर बना दिया कि दूसरे बंदे यहाँ पर पॉलिटिक्स, मतलब सोशल डेमोक्रेसी वगैरह, ये सब सिर्फ पेपर पे ही रह गया था। सारा सब कुछ इनका ही चलता था विद द हेल्प ऑफ द पॉलिटिकल पर्सन्स। पॉलिटिक्स को, या ये अब सीधी सी बात है, जिसको फाइनेंस करेंगे वो जाएगा, वो सत्ता धारण करता है, और उसके बाद में अगर इनकी बातें नहीं सुनेगा तो आगे ये लोग पैसे के हिसाब से कुछ भी अपना पावर दिखा के वो सामने वाले बंदे को भी टॉर्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये लोगों ने पॉलिटिक्स में करप्शन किया था। अब यहाँ पर गवर्नमेंट भी जो है ना, ज़ैबात्सु की बातें सुन करके आम जनता के ऊपर ध्यान नहीं दे रही थी, और मिलिटरिज्म वगैरह इसके बहुत ही ज़्यादा खिलाफ था। ओके, तो यहाँ पर यंग मिलिट्री ऑफिसर्स और ज़ैबात्सु वगैरह के बीच में काफ़ी भिड़ंत होती है। 70% जो नेशनल वेल्थ था जापान का, वो यहाँ पर 15 लीडिंग बिजनेस फर्म्स ने अपने अंडर में कंट्रोल करके रखा था। ठीक है, तो जो मिलिट्री क्लास है उनका ये कहना था कि जो ज़ैबात्सु है यहाँ पर, उसके वजह से आर्मी और नेवी हमारे जापान की वीक होते जा रही है। और मिलिटरिस्ट यहाँ पर ये लाइक उनका सजेशन था कि ये सभी के बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए, पैसे का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो लोग जो है वो गरीब नहीं रहेंगे। ओके, और इसी के चलते कैसे होता है कि लोगों का भरोसा पॉलिटिकल पार्टी से उठ जाता है और लोग ज़ैबात्सु की तरफ से पॉलिटिकल पार्टी से ध्यान हटा करके मिलिटरिज्म कल्ट की को ही
एक फाइनल सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स मानते हैं। डिसकंटेंट अमंग द वर्कर्स एंड द पीजेंट्स। अब भाई ये ज़ेबात्सु की बात सुन रहे हैं, अब वर्कर्स और पीजेंट्स की बात कहाँ सुनेंगे? सही बात है, सारी जो इकोनॉमी है ज़ेबात्सु ने कंट्रोल करके रखी है। पार्टी गवर्नमेंट 1913 से जो भी आती है, उन बेचारे वर्कर्स वगैरह पीजेंट्स वगैरह की बातें नहीं सुनी जाती। उनको तो एम्प्लॉयर्स ने भी एक्सप्लॉइट किया होता है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयर्स मतलब जहाँ पर वो उनके लाइक बिजनेस फर्म्स वगैरह में वो लोग काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, जो जॉब देता है उसको एम्प्लॉयर कहते हैं और जो काम करता है उसको एम्प्लॉई कहते हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉयर्स वगैरह ने उनको एक्सप्लॉइट किया, कम पैसे दिए, ज़्यादा काम करवाया। अब डिसकंटेंट बहुत ज़्यादा हो रहा था पीजेंट्स ऑफ जापान के अंडर में। अब ये किसान जापान का क्यों नाराज़ था? सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो है एग्रीकल्चरल जो प्राइजेस वगैरह थे वो बहुत ही ज़्यादा गिर रहे थे, लेकिन फिर भी जो हारा तकाशी की जो गवर्नमेंट है, जो CUKI पार्टी से जो ये बंदा जीत करके आया था, वो भाई साहब फिर भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब ये जो इंपोर्ट कर रहे हैं राइस, बाहर से राइस और एग्रीकल्चरल गुड्स मंगा रहा है, अपने यहाँ के गुड्स वगैरह वो ले ही नहीं रहा है। तो ये लोगों को एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई दिया कि भाई हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है फिर वो कहाँ जाएगा जब हमारी खुद की गवर्नमेंट नहीं लेगी। कैंसी का है, मिनसेतु पार्टी भी यहाँ पर पावर में आती है, उन्होंने भी कोई यहाँ पर इनके लिए काम अच्छा नहीं किया और इसकी वजह से यहाँ पर जो लोअर क्लासेस वर्कर जो पीजेंट्स वगैरह होते हैं वो काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं। ग्रेट डिप्रेशन आता है 1929 में। ये बहुत ही भयानक साबित होता है जापान के लिए, बिकॉज US ने यहाँ पर टैरिफ बढ़ा दिया। मतलब जापान से अब जो भी सामान जाएगा US की तरफ, अगर वो 10 रुपये का सामान है तो वो वहाँ पर पहुँचते पहुँचते 100-110 रुपये का हो जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पे। तो अगर 110 रुपये का वहाँ पर पहुँचता है तो आप अगर 120 रुपये में भी बेचोगे तो कोई नहीं खरीदेगा, बिकॉज ऑलरेडी उसे सस्ता US में मिल रहा है सामान वो। तो हमारे जापानीज जो गुड्स है ना US तक के पहुँच ही नहीं पा रहे थे। ठीक है, मैनी इंडस्ट्रियल वर्कर्स बिकेम जॉबलेस। सीधी सी बात है, अब जब गुड्स एक्सपोर्ट नहीं होगा तो हम और गुड्स बनाएंगे क्यों? जब और गुड्स नहीं बनाएंगे तो फिर और वर्कर्स क्यों हमारे यहाँ पे काम करेंगे? सामने वाला जो एम्प्लॉयर है वो तो वर्कर्स को निकाल देगा, सिंपल सी बात है। मिन्सेटो लिबरल गवर्नमेंट हामागुची, यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा डिसक्रेडिट किया जाता है बिकॉज ऑफ दिस एक्टिविटीज़। उसने यहाँ पर कुछ नहीं किया और लोगों को फिर यही लग रहा था कि जो जापान की जो ओल्ड पॉलिसी है मिलिटरिज्म वाली, वही सबसे बेटर है भाई, उसको ही लेकर आओ, वो सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन का हल है। ठीक है, अब यहाँ पर सेटबैक इन द फॉरेन रिलेशंस, ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। यूनाइटेड स्टेट्स जो है ना जापान का, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि पैसिफिक वगैरह के अंदर, लाइक पैसिफिक ये ग्लोब हो गया, ये जापान हो गया, यहाँ पे जो पैसिफिक है इस तरफ US आ जाएगा, इस तरफ जापान आ जाएगा। इनके बीच में बहुत बड़ा महासागर है। लेकिन चाइना के अंदर जो इन्फ्लुएंस हो रहा था उससे भी इसको बहुत ज़्यादा डेंजर था। एक तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है कुछ मामले के अंदर दखल देना चाहता था जापानीज़ को लेकर के। सबसे पहली बात तो छोटा सा जापान, लेकिन बहुत ही दर्दनाक इसको लग रहा था। दूसरा, यहाँ पर जो ब्रिटिश डोमिनियंस थे, ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के ऊपर भी ब्रिटिशर्स ने एक ज़माने में कब्जा किया था। उनको भी जापान से डर था बिकॉज इनके ही साउथ में वो दोनों कंट्रीज़ पड़ती हैं। नंबर 1, इन्होंने इस कदर तक कि अपना लाइक डोमिनेशन रखा था कि जर्मनी के कुछ जो आइलैंड्स वगैरह है वहाँ तक कि जापान की रीच थी। ओके, और यूनाइटेड स्टेट्स को तो सीधा सीधा एक चुनौती था। तो US है ना, जापान को ऐसे लेवल पे लेकर आना चाहता था कि वहाँ से पे उससे बातचीत कर सके। अब वो बेसिकली बातचीत किया होगी, वॉशिंगटन कॉन्फ्रेंस 1921-22 में रखा जाता है। और ये अमेरिकन ने इसको किस लिए रखा? ताकि ये चाइना की जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है वो यहाँ पे दर्शा सके। जो लोग यहाँ पर लोगों ने अपनी टेरिटरी जो बांट के रखी है चाइना के अंदर, चाइना को रियल मायनों में इंडिपेंडेंस कर दिया जाएगा। और यहाँ पर पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मतलब दूसरे लोग भी जाके वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ओपन डोर पॉलिसी जिसको कहते हैं। और जापान प्रेटेंशंस ऑन द मेनलैंड, मतलब ऐसे कोई जापान का ठेका नहीं कि चाइना के ऊपर वो अटैक करे। मतलब जापान को सीधी चुनौती दे रहा है ये अमेरिका जो है यहाँ पर नेवल रेस, मतलब नेवी के मामले में। अब सीधी बात है, जापान की नेवी बड़ी स्ट्रांग होना चाहिए, रीज़न वो पानी से घिरा हुआ है। नेवी स्ट्रांग नहीं होगी तो फिर जापान की बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो इंग्लैंड, US और जापान, मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट बनाया जाए कि जापान जो है अपनी नेवी को कम कर दे इन दोनों कंट्रीज़ के मुकाबले में। तो ये इनकी मंशा थी।
अब काफ़ी लोगों ने जापान में कहा कि भाई ऐसे जगह पे जापान को नहीं जाना चाहिए जहाँ पे उसकी इंसल्ट हो, लेकिन फिर भी हारा तकाशी जो बंदा होता है प्रीमियर, जिसके बारे में अब हमने पहले देखा, जो सेयूके पार्टी का नाम का ये बंदा, ये पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर होता है ये, तो जापानीज़ प्रेस और उसके बाद में लिबरल लोगों ने हारा तकाशी और उसके मेंबर्स को वॉशिंगटन कॉन्फ्रेंस भेज दिया। बहुत बुरी तरीके से जिल्लत होती है उनकी वहाँ पर। और जो एंग्लो जापानीज़ अलायंस था, मतलब जो ब्रिटिशर्स और जापानीज़ का एक अलायंस था, उसको ख़त्म करके यहाँ पे एक सेपरेट 4 पावर पैक्ट किया गया। अब वो 4 पावर कौन से थे? इंग्लैंड, अपना यूनाइटेड स्टेट्स, इंग्लैंड, फ्रांस और जापान, मतलब एलाइड पावर्स प्लस ये जापान। अब ये इनको जापान को घेरने की बेसिकली ये साजिश थी। साजिश ये थी कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है पैसिफिक ओशन वगैरह में, लाइक टेरिटरीज वगैरह को लेकर, तो उसको हम लोग बैठ करके सॉल्व करेंगे, वॉरफेयर नहीं होगा। 9 पावर ट्रीटी, यूएस, इंग्लैंड, जापान, फ्रांस, इटली, हॉलैंड, बेल्जियम, पोर्चुगल, चाइना, मेजॉरिटी यूरोपियन स्टेट्स है, एक अमेरिका है और एक उसके बाद में यहाँ पर एशिया, लाइक चाइना और जापान यहाँ पर है, हो जाएंगे एशिया में 2। तो यहाँ पर इन्होंने क्या देखा कि जितने भी जो स्टेट्स हैं चाइना के अंदर जिन्होंने अपना एरियाज़ को होल्ड करके रखा है, जैसे हांगकॉन्ग यूके के अंडर में हो गया, डालियन जापान के अंडर में हो गया, मैंने कुछ स्टेट्स आपको बताए थे जो चाइना को इन लोगों ने इस तरीके से बांटा था। तो उन्होंने ये बताया कि भाई चाइना की हम रिस्पेक्ट करते हैं और चाइना को ओपन डोर पॉलिसी कर दिया जाए, मतलब सभी के लिए वो इक्वली खुला है, कोई भी जाके ट्रेड कर सकता है। ओके, तो मतलब चाइना, जापान की वहाँ पर जो इन्फ्लुएंस नहीं चलेगा। उसके बाद में साइबेरिया से वो अपना फोर्सेस वगैरह हटा देगा 1922 में। शैंटन टू चाइनीज़ पॉलिटिकल कंट्रोल, मतलब जो चाइना का जो प्रोविंस है, शैंटन नाम का जो प्रोविंस है, वहाँ से वो अपनी सेना वगैरह निकाल करके वो चाइनीज़ गवर्नमेंट के अंडर में दे देगा। उसके बाद में और एक ट्रीटी होती है, मतलब इतने तरीके से उसको फंसाया गया। पहले पैसिफिक में जो होगा वहाँ पर वो बैठ करके ऑलरेडी डील करेंगे 4 पावर पैक्ट के अंडर में। 9 पावर पैक्ट के अंडर में चाइना का मामला हुआ, साइबेरिया का मामला हुआ। उसके बाद में 5 पावर पैक्ट और एक होता है, टोटल 3 पैक्ट हुए और एक पैक्ट कैंसिल हुआ। कौन सा? जो इनका एंग्लो जापानीज़ जो था मामला चल रहा था, लाइक ब्रिटिश और जापानीज़ के बीच में जो अलायंस था, उसको ख़त्म करके ये तीनों नए नए पैक्ट वगैरह साइन करवाया गया, जिसके अंदर जापान वॉज द मेन मेंबर। तो जापान को ये घेराघारी करने का नया तरीका था। तो 5 पावर नेवल ट्रीटी, यूएस, इंग्लैंड, जापान, फ्रांस और इटाली, ये 5 पावर्स यहाँ पर होते हैं, मतलब एक यूएस, 3 यूरोपियन और एक यहाँ पर एशिया, दैट इज़ जापान, जिसके लिए सारा जो है ना स्टेज बनाया गया था, प्लेटफॉर्म तैयार किया गया था। अब यहाँ पे कैसा है कि ब्रिटिशर्स, अमेरिकन और जापानीज़, मतलब अगर ब्रिटिश 5 शिप बनाता है, अमेरिका 5 शिप बनाता है, तो जापान जो है ना वो सिर्फ 3 ही शिप बनाएगा। और जापान ने इसको एग्री कर दिया, मतलब खुद से ही अपना गला घोट लेना। तो इसके वजह से यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उस टाइम पर, लोगों ने उसको बहुत ही ज़्यादा ब्लेम किया कि आपने जापान के रिस्पेक्ट है ना मिट्टी में मिला दी, कुछ कहीं का भी नहीं छोड़ा। और लोगों का एक मिलिटरिज्म की तरफ रुझान जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। 1930 में जापान ने सोचा एक बार कि वापस से उसको रिवर्स कर देंगे, जो 553 का जो फार्मूला था, लेकिन अब वो कहाँ रिवर्स होने वाला, अब यूएस नहीं छोड़ेगा एक बार जो भी हो गया। तो अब इतनी बड़ी जिल्लत हो गई है कि यहाँ पे राइज ऑफ अल्ट्रा नेशनलिस्ट ग्रुप। अल्ट्रा नेशनलिस्ट ग्रुप उसे कहते हैं कि जिसको अपने कंट्री के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है, उनका कंट्री सबसे पहला आता है। तो जापानीज़ फासिज्म, यहाँ पर जो भी कंट्री के साथ में लाइक दगाबाजी कर रहा है, जो लिबरल पार्टीज़ वाले बंदे हैं, जो कंट्रीज़ के बारे में ज़रा भी समझौता कर रहा है, सीधा उसको रास्ते से हटाना है। जेन योशा, सी ऑफ जिंकाई, सी ऑफ जिंकाई बेसिकली एक ऐसा ये पॉलिटिकल पार्टी का नाम है। अब ये सी ऑफ जिंकाई है ना, सी ऑफ जापान का जो साउथ वाला हिस्सा है उन लोग उसको कहते हैं सी ऑफ जिंकाई, ऐसा इसका एक नाम है, ठीक है। उसी से इनकी एक पॉलिटिकल पार्टी वगैरह जो है ना उनका ये नाम पड़ गया है। अब देखिए उसका 3 एम था। अब 3 एम 1881 में ये फाउंड हुआ, जेन योशा, जिसको हम लोग सी ऑफ जिंकाई कहते हैं। 3 एम ये थे कि भाई उसको इंपीरियल एक्सपांशन करना है मेनलैंड, मतलब चाइना में। उसके बाद में एम्परर को एकदम ये नतमस्तक रहेगा। उसके बाद में सपोर्ट फॉर दी पॉपुलर राइट्स। एम्परर जो था वो सिर्फ एक नॉर्मल फिगर हेड था। फिगर हेड मतलब एक नॉर्मल तरीके से जो बंदा कोई काम का नहीं, सिर्फ गद्दी पर आपको बैठना है, दैट्स इट।
इट्स डायरेक्ट डिसेंडेंट वाज द ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी। ये आपने कहीं ना कहीं देखा होगा ये वाला। ओके, तो ये ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी क्या है? ये एक सीक्रेट सोसाइटी है, और ये सीक्रेट सोसाइटी सीक्रेटली यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह के खिलाफ थी, लिबरलिज्म के खिलाफ थी और मिलिटरिज्म लाना चाहती थी। उसके लिए ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी बनाया गया, जो आज भी यहाँ पर एक पार्ट है जापान का। इसको अमूर रिवर सोसाइटी भी कहते हैं। अमूर रिवर, अमू दरिया, ऑक्सस नाम है, जो रशिया के रीजन में बहती है। इनका मानना ये था कि जापान को एक्सपांड करना होगा रशियंस की टेरिटरी में घुस करके। ओके, कुछ ऐसी पार्टी भी थी, जापान नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, उनका ये मानना था कि कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन हटाओ और उसके बाद में मिलिटरिज्म लेकर आओ। जापान प्रोडक्शन पार्टी एम्फेसिस करती है नेशनल इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज। मतलब सारा जो रिसोर्सेस है ना यहाँ पर सिर्फ ज़ैबात्सू के लिए नहीं है, ये सारे लोगों के लिए है, सारे जापानीज़ के लिए है। अब अल्ट्रा नेशनलिस्ट, ये जो ऐसी जो पार्टीज़ होती हैं जिनका एक ही एजेंडा होता है कि लिबरलिज्म को ख़त्म करना, ठीक है, अब वो धीरे धीरे यहाँ पर ग्रो होती है। और यहाँ पर जो कुछ किट्टा इक्की नाम के जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट वगैरह ये जो विंग थे, सॉरी किट्टा इक्की बंदे का नाम है जिसने यहाँ पर कुछ राइटिंग्स वगैरह कुछ लिखा, जिससे जो पॉलिटिकल एक लीनिंग, मतलब एक बैकग्राउंड मिल जाता है, एक आइडियोलॉजी मिल जाती है उन विंग्स को जो यहाँ पर पॉलिटिकल खिलाफ के एक्टिव रहती है। मतलब ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी वगैरह, ये सारी सोसाइटीज़ वगैरह, और भी जैसे जापान प्रोडक्शन पार्टी हो गया, जापान नेशनल सोशल पार्टी हो गया, जेन योशा हो गया, इनके अंदर ऐसे कुछ बंदे थे जो यहाँ पर उसकी आइडियोलॉजी को बढ़ा रहे थे। ओके, तो ये किट्टा इक्की नाम का भी जो एक बंदा है, तो उसने यहाँ पर एक पॉलिटिकल अपना एक आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड दिया कि हमको कौन से लेवल पे काम करना है। ठीक है, उसने भी बताया कि सोल्जर्स और पीजेंट्स को अच्छा खासा स्टेटस मिलना चाहिए, ज़ैबात्सू को ख़त्म करना चाहिए, मिलिटरिज्म को बढ़ाना चाहिए। दूसरा एक मेंबर ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी का जो था, डॉक्टर ओकावा शोमी, उसने ये बताया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को कम से कम किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़मीन जो है या तो पैसा हो गया, सारे रिसोर्सेस है ना, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होना चाहिए और गवर्नमेंट मिलिट्रिकल होना चाहिए। दे वेर अपोज टू वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ दिस लिबरलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म। मतलब ये सिर्फ एक ही चीज़ में बिलीव करते थे कि हम तानाशाह की तरफ और मिलिट्री के बलबूते पे सारे जापान को चलाना चाहते हैं, और ये सारे वेस्टर्न प्रिंसिपल्स हमारे यहाँ पे फिट नहीं होंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये लोग किसके डिसआर्मामेंट है, ये थोड़ा सा कट चुका है। एंड ऑल्सो अपोज टू द लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस इसलिए बनाया गया था ताकि वो उनको है ना लाइक सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है यहाँ पर ना हो। लेकिन लीग ऑफ नेशंस ने स्टार्टिंग में बढ़िया काम किया, बाद में लीग ऑफ नेशंस ने इतना बढ़िया काम नहीं किया तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है। डिसआर्मामेंट जैसे जापान ने वॉशिंगटन कॉन्फ्रेंस को एक्सेप्ट कर लिया, तो वैसे टाइप के कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में हम जाएंगे नहीं, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जापान का एक खुद राइट है, खुद एसर्टिव राइट है कि वो कैसे यहाँ पर वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अपने आप को एसर्ट कर सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ टेररिस्ट सोसाइटीज़ यहाँ पर एक्टिव हो जाती है, और इनका एक ही काम था कि लोगों तक के दिलों में दहशत फैलाना, जो यहाँ पर मिलिट्री आइडियोलॉजी में बिलीव नहीं करते हैं, चाहे वो बड़े हाई रैंकिंग आर्मी ऑफिसर्स ही क्यों ना हो, या बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा या तो एडमिनिस्ट्रेटर क्यों ना हो। सकुरा काई एक ऐसे ही लाइक छोटी सीक्रेट सोसाइटी बन जाती है गांव खेड़े वगैरह में, सकुरा काई, सितंबर 1930, और इन्होंने ये लाइक साझा किया कि हम एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप के कंट्रोल में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे एज़ कम्पेयर टू दी लिबरल सोसाइटी। तो वायलेंट एक्टिविटीज़ यहाँ पर भी देखिए, इनके प्रीमियर भी नहीं बचते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं वो भी मौत के घाट उतर जाते हैं, जिसका नाम है हमागुची, प्रीमियर इनोगाई। ये सारे के सारे टेररिस्ट ग्रुप्स ने जापान के अंदर इनका रास्ता साफ कर दिया, बिकॉज ये लोग पार्लियामेंटेरियंस थे, ये लोग यहाँ पर लिबरल आइडियोलॉजी के अंदर बिलीव किया करते थे। लास्ट पॉइंट देखेंगे, मंचूरियन इंसिडेंट। बहुत ही स्लो जा रहा हूँ, बहुत ही बेसिक टाइप ऑफ इससे समझाया है, तो कोई भी प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। आराम से ये आप अगर आपको एक बार नहीं समझ में आता तो 2 से 3 बार वीडियो देखिए, आराम से ये वीडियो समझ में आ जाएगा। टॉपिक पूरा बहुत बेसिक करके समझाया है। मंचूरियन इंसिडेंट 1931,
अब ये मंचूरिया देखो, मंचूरियन आप खाते ही हो चाइनीज़ वगैरह, ऑब्वियसली ये चाइनीज़ एरिया ही है। तो ये मंचूरियन यहाँ पर क्या कर रहा है, थोड़ा सा जाते हैं मैप वगैरह में देखते हैं कि मंचूरिया कहाँ पड़ता है। अरे ये तो चाइना में ही पड़ता है, तो मंचूरिया का इंसिडेंट कहाँ पर हो गया। देखो ये शेनयांग नाम का एक एरिया है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, एकदम लास्ट वाला हम लोग पॉइंट ले लेते हैं जहाँ पे हम लोग चल रहे थे। 1 सेकेंड। मंचूरियन इंसिडेंट, आपने मंचूरिया देख लिया। अब वो होता क्या है कि वहाँ पे मंचूरिया है ना, ये बेसिकली जो मुग्देन नाम का जो प्लेस है मंचूरिया के अंदर, जो शेनयांग के अंदर पड़ता है, इट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द जापानीज गवर्नमेंट। वहाँ पे रेलवे लाइंस जो जापान ने डाली होती, वहाँ पे हो जाता है बॉम्ब एक्सप्लोड। बॉम्ब एक्सप्लोड होता है तो सीधा सीधा जो रिलेशन है ना, इसका किससे लिंक कर दिया गया, इसका जो रिलेशन है ऐसे लिंक किया गया कि ये चाइनीज़ लोगों ने ही ये बॉम्ब को फोड़ा है। तो अब जापान गवर्नमेंट पूरे मंचूरिया को यहाँ पर मिलिटरली वहाँ पर जाकर के अटैक करके पूरे मंचूरिया को अनेक्स कर लेगी, ठीक है। और दूसरी चीज़, लिबरल पार्टी उस टाइम पर यहाँ पर पावर में थी। लिबरल पार्टी ने कोई ऐसा लॉ ही नहीं पास किया। आज अगर भारतीय जवान अगर कहीं फाइट करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहली बात तो प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद में मीटिंग्स वगैरह होगी, उसके बाद में कैबिनेट डिसीजंस वगैरह होगा, फिर डिफेंस ऑफ द स्टाफ को बताया जाएगा कि हाँ आपको यहाँ यहाँ वॉर करना है। ऐसे नहीं अगर आपको एक एयर मार्शल बना दिया गया, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ बना दिया गया, तो आप कभी भी लाइक बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना, पाकिस्तान किधर भी आप लाइक अटैक कर सकते हो। नहीं, पॉलिटिकल पार्टी है वहाँ पर, वो डिसीजंस लेगा, तब जाके आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। अब यहाँ पर कैसा है ना कि वहाँ पे आर्मी ने खुद से ही जाकर अटैक कर दिया, क्योंकि आर्मी खुद नहीं यहाँ पर चाहती थी, क्योंकि आर्मी का रोल बहुत ज़्यादा कम हो रहा था। तो यहाँ पर अटैक होता है, जो जापानीज क्वांगटिंग जो आर्मी है, मतलब यहाँ पर क्वांगटिंग प्लेस है, उसने पूरा के पूरा जो टाउन है वो कैप्चर कर लिया। और ये किसी के बोलने पे नहीं हुआ, ये खुद से उन्होंने किया, मतलब। और ये बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड लेवल के ऊपर इसके ऊपर चर्चा होती है कि गवर्नमेंट के ऑर्डर्स थे नहीं वहाँ की मिलिट्री ने, और ये क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था। लेकिन कैसा है ना कि लोग अब पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं मान रहे थे, लोग अब पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इसका सीधा सीधा रीज़न ये है, मतलब सीधा सीधा एक ड्रॉबैक ये जाता है कि लिबरल गवर्नमेंट यहाँ से ख़त्म हो रही है जापान से, और मिलिटरिज्म का होल्ड वापस से रिटर्न आ रहा है। लोग इससे खुश भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मिलिट्री लीडरशिप बहुत ही आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, और ये लिबरलिज्म का डाउनफॉल हो चुका था, मतलब खात्मा ही हो चुका था टोटल तरीके से। अब जो फोर्स है यहाँ पे इन लोगों ने मंचूरिया को अपने यहाँ पर कब्जे में लिया, तो जापानीज पॉलिटिक्स के अंदर मिलिट्री जो एलिमेंट्स हैं वो एकदम ऊंचाई पर पहुंच चुके थे, जो जैसे मैंने बताया। एंड इट वाज द डाउनफॉल ऑफ द लिबरल गवर्नमेंट इन 1932। और इससे यहाँ पे जो पार्टी गवर्नमेंट है पूरे जापान के अंदर ख़त्म हो जाती है, और एक न्यू एज ऑफ मिलिटरिज्म और फासिज्म के अंदर, मतलब पूरी तरीके से फिर से जो मिलिट्री है ना वो पूरा पावर कैप्चर करेगी, डोमिनेट करेगी। तो जापान के अंदर पहले से ही एक मिलिटरिज्म का कल्ट रहा है। बीच में मिलिटरिज्म का कल्ट खत्म हो गया था आफ्टर दी वर्ल्ड वॉर 1। रीज़न ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने यहाँ पे डोमिनेट किया, उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया। सेम ऐसे भी हिस्ट्री आपको जर्मनी का भी मिलेगा, हिटलर का राइज। सेम ऐसे ही इतिहास आपको इटाली का भी कुछ देखने के लिए मिलता है कि पॉलिटिकल पार्टीज अच्छा काम नहीं कर रही थी। तो इट्स अ कोइंसिडेंस। अब यहाँ पर जापानीज जो मिलिटरिज्म है उसको यहाँ पर लिंक किया जाता है मंचूरियन क्राइसिस से, जो अभी हम लोगों ने देखा। सेकेंड सीनो जापानीज वॉर, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के पहले होता है, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड। लेकिन जापान का जो मिलिटरिज्म है वो इतने हाई लेवल का था कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जो ईस्टर्न टाइप ऑफ द वर्ल्ड है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, उस वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों की डेथ होती है, लाइक जापान में और भी जो एसोसिएटेड कंट्रीज़ थे। और उसके बाद में जापान पर्टिकुलर एंड ऑल ओवर इन जनरल। तो हिरोशिमा नागासाकी में जब बॉम्ब एक्सप्लोड होता है तब जाके जापान शांत होता है, और जब तक कि जापान का एक 1945 तक का एक अलग ही हिस्ट्री चला। 1930 से लेके 15 साल इनके ज़बरदस्त टाइप ऑफ द मिलिटरिज्म थे। इन्होंने यूएस को भी लाइक कुछ भी नहीं समझा ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। चलो, तो यहाँ पे टॉपिक ख़त्म होता है। आशा करता हूँ कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो मैक्सिमम शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टेक केयर एंड जय हिंद।